जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जयरस पे। दोस्तों, भूकंप के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे भूकंप का मापन। ठीक, तो भूकंप का सीरीज चल रहा था और इसमें हम पढ़ेंगे भूकंप का मापन। और इसके पहले मैं टॉपिक शुरू करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो आपको तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को, भूकंप का मापन। दोस्तों, भूकंप का मापन बताने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं। जैसे सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राम, ये दो वर्ड लेके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो सिस्मोग्राफ और सिस्मोग्राम। अब सिस्मोग्राफ है क्या? बेसिकली भूकंपी तरंगों को मापने वाला जो यंत्र है वही है सिस्मोग्राफ। ठीक, भूकंपी तरंग को मापने वाला। तो बात आती है, अगर भूकंपी तरंग को मापने वाला सिस्मोग्राफ है तो सिस्मोग्राम क्या है? दोस्तों, सिस्मोग्राम भूकंपी तरंगों का प्रिंट आउट है, यानी प्रिंट रिकॉर्ड है। जैसे कि हम ईसीजी करवाने जाते हैं तो ईसीजी में एक मशीन होता है जो हमारे रिकॉर्ड करता है और उसका एक प्रिंट रिकॉर्ड निकलता है। ठीक, तो सिस्मोग्राम जो है वो प्रिंट रिकॉर्ड है। ठीक, बात क्लियर? तो ये मशीन है और इससे एक प्रिंट रिकॉर्ड निकलता है, इसे सिस्मोग्राम कहते हैं। अब दो वर्ड और आपको कंफ्यूज करता है, एक होमोसिस्मल लाइन और दूसरा आइसोसिस्मल लाइन। ठीक, लेकिन एक चीज इसको बताने से पहले मैं बताऊं, सिस्मोमीटर भी आपको कंफ्यूज करेगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि भूकंप किससे मेजर किया जाता है, और सिस्मोग्राम सिस्मोग्राफ नहीं है, सिस्मोमीटर दिया है और आप पढ़े हो सिस्मोग्राम, तो दिक्कत आती है। बेसिकली सिस्मोग्राम जो है ये इंटरनल पार्ट है सिस्मोग्राफ का। सिस्मोग्राफ के अंदर एक पार्ट लगा होता है जिसका नाम सिस्मोमीटर। ठीक, तो शायद मैं भी सिस्मोग्राम बोल दिया था, तो सिस्मोमीटर, मैं सिस्मोमीटर के बारे में बता रहा था आपको। तो सिस्मोमीटर जो है सिस्मोग्राफ के अंदर लगा हुआ एक इंटरनल पार्ट है। बात क्लियर? चलिए अब आते हैं होमोसिस्मल लाइन। और दूसरा आइसोसिस्मल लाइन। अब इन दोनों में अंतर समझना जरूरी है और एग्जाम में ये दोनों वर्ड पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो आपको ध्यान रखिएगा। तो समान समय में, यानी एक ही समय में, समान समय में आने वाला भूकंप। अब आप सोच रहे हो ये क्या है? अब देखिए, मान लीजिए कोई ए स्थान है, कोई बी स्थान है और कोई सी स्थान है। ठीक, यहां भी 10:10 AM पर भूकंप आया, यहां भी बी जगह पे भी 10:10 AM पर भूकंप आया, और सी जगह पे भी 10:10 AM पर भूकंप आया। तो देखिए, हर जगह पे एक ही समय भूकंप आया है। अब इन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को ही कहा जाता है होमोसिस्मल लाइन, यानी समान समय में आने वाले भूकंपी क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कही जाती है होमोसिस्मल लाइन। दूसरी बात है आइसोसिस्मल लाइन। क्या होता है फिर? देखिए, समान तीव्रता के भूकंप जब आते हैं, ठीक, समान तीव्रता, फिर यही समझिए, मान लीजिए कोई ए स्थान है, कोई बी स्थान है और कोई सी स्थान है। अब ए स्थान पर 3.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया,
बी स्थान पर भी 3.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया और सी स्थान पर भी 3.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। तो समान भूकंपी तीव्रता को मिलाने वाली रेखा कही जाती है आइसोसिस्मल लाइन। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब वर्ड पूछे जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं प्रॉपर भूकंप के मापन पर। ठीक, और भूकंप के मापन की अगर बात की जाए सॉरी, मेजरमेंट की बात की जाए तो 2 स्केल यूज किया जाता है बेसिक तौर पर। एक तो मॉडिफाइड मार्केली स्केल, मॉडिफाइड मेर्केली स्केल और दूसरा रिक्टर स्केल। दो स्केल यूज किया गया। अब इन दोनों स्केलों में अंतर क्या है, क्यों 2 स्केल यूज किया गया? तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफाइड मार्केली स्केल। सॉरी, मॉडिफाइड मार्केली जो स्केल है ये जनधन के विनाश का मापन करता है, यानी पब्लिक वेल्थ का जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसको मापता है। तो मॉडिफाइड मार्केली स्केल जनधन के विनाश का मापन करता है। ठीक, दूसरी बात, यानी अगर हम देखें तो ये आघात की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है या जो गहनता है उसको मापता है, लेकिन ये जनधन के विनाश पर कितना आघात हुआ है उसको मापता है। ये ध्यान रखना है। ठीक, ये ऊर्जा के उत्सर्जन का मापन नहीं करता मॉडिफाइड मार्केली स्केल, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी का मापन नहीं करता। ये क्या करता है, जो विनाश हो रहा है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है पब्लिक वेल्थ का, उसको मापता है। 1000 बिल्डिंगें गिर गई, 200 बिल्डिंगें गिर गई, इतने लोग मर गए, इसका मापन करता है मॉडिफाइड मार्केली स्केल। दूसरी बड़ी बात यहां क्या है, इसे रोमन अंक में व्यक्त किया जाता है। इसे रोमन अंक में व्यक्त किया जाता है। ठीक, और रोमन अंक में भी 1 से लेके 1 से 12 तक, 1 से 12 तक के अंकों में इसे व्यक्त किया जाता है, और किसमें, रोमन अंकों में। ठीक, दूसरी बात आ गई कि फिर रिक्टर स्केल क्या होता है। आप ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के उत्सर्जन का मापन करता है ये। ऊर्जा के उत्सर्जन का मापन करता है। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना है, आपको याद होगा मैं वीडियो में आपको बताया हूं कि ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान टूटे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, कि मेटामॉर्फिक प्रकार की चट्टान टूटे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, या सेडिमेंट्री प्रकार की चट्टान टूटे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर एनर्जी के मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट किया जाता है। अब इसे लॉग में निकाला जाता है। जैसे कि आप पहले से अगर जानते हो, नहीं जानते तो भी आपके लिए बहुत टफ नहीं होगा, क्योंकि मैथ में नहीं जाना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉग अगर 10 के मान की बात की जाए तो log 10 का मान होता है 1। ठीक, अगर log 100 की मान की बात की जाए तो ये होता है 2। log 1000 के मान की बात की जाए तो ये होता है 3। अगर log 10,000 के मान की बात की जाए तो ये होता है 4। log 1,00,000 की बात की जाए तो इसका मान होता है 5। इसी तरह से जितना जीरो बढ़ता चला जाएगा, 5 जीरो लाख में होता है तो 5। ठीक, तो ये लॉग का मान होता है। ठीक, और इसी के आधार पर रिक्टर स्केल गणना करता है। अब रिक्टर स्केल में जो गणना की जाती है 1 से 10 तक की, जबकि देखिए मार्केली स्केल में रोमन लैंग्वेज में गणना की जाती है 1 से 12 तक की, लेकिन रिक्टर स्केल में एक में बोल दिया शायद 0 से लेके 10 तक की गणना की जाती है। कितने स्तर का भूकंप आया, 0 से लेके 10 स्तर का भूकंप आया।
ये मेजर किया जाता है कि 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, 1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें मान लीजिए कोई 1 रिक्टर स्केल का भूकंप है, 2 रिक्टर स्केल का भूकंप है, 3 रिक्टर स्केल का भूकंप है, 4 रिक्टर स्केल का भूकंप है, तो हर आगे वाला मान अपने पीछे वाले मान से 10 गुना अधिक बड़ा होगा। ठीक, 3 अगर बात की जाए 3 की, 3 2 से 10 गुना अधिक बड़ा होगा, 4 3 से 10 गुना अधिक बड़ा होगा। और यही देखा जाए अगर हम 2 और 4 की तुलना करें तो 2 से 4 100 गुना बड़ा होगा। आप यहां से भी इसको आप समझ सकते हो, 2 से 4 100 गुना बड़ा होगा। यानी कि अगर 2 इंटेंसिटी का भूकंप आया और 4 इंटेंसिटी का भूकंप आया तो भूकंप की तीव्रता 100 गुना अंतर पे रखेगी। ठीक, तो याद रखिएगा ये बात। और यहां ध्यान रखिएगा कि मॉडिफाइड मर्केली स्केल में रोमन अंकों में गणना की जाती है और 1 से लेके 12 तक की तीव्रता का भूकंप मापा जाता है, जबकि रिक्टर स्केल में 0 से लेके 10 तीव्रता का भूकंप मापा जाता है। रिक्टर स्केल में हर आगे वाला मान अपने पीछे वाले मान से 10 गुना बड़ा होता है। और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के उत्सर्जन का मापन किया जाता है, जबकि मॉडिफाइड मार्केली स्केल में पब्लिक वेल्थ जन धन की हानि का मापन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं जोन के साथ इस रिक्टर स्केल और मार्केली स्केल और हानि को एक साथ समझते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं जोन। आपको पता है जोन 1 समाप्त कर दिया गया, अभी पता चल जाएगा क्यों समाप्त कर दिया गया, लेकिन जोन 1 से ही शुरू करेंगे ताकि आपको समझना आसान रहे। उसके बाद रिक्टर स्केल, उसके बाद मर्केली स्केल, उसके बाद ये जो हानि हो रही है वो देखा जाएगा। ठीक, सबसे पहले जोन 1, फिर जोन 2, फिर जोन 3, जोन 4 और जोन 5। भारत को पहले 5 जोनों, भूकंप के 5 जोनों में डिवाइड किया गया था। अब भूकंप का जोन 1 समाप्त कर दिया गया क्योंकि उसकी उपयोगिता या महत्ता समाप्त हो गई है। अब जोन 1 की बात कही जाए तो वो क्षेत्र जिसमें 3.5 से 4.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है उसे जोन 1 के अंतर्गत रखा जाता है। वो क्षेत्र जहां पर 3.5 से 4.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है उसको, उस क्षेत्र को जोन 1 के अंतर्गत रखा जाता है। अगर यही मॉर्केली की बात की जाए तो 1 से लेके 4 अगर मॉर्केली स्केल का भूकंप आए तो उसे रखा जाता है जोन 1 में। बात क्लियर? अब यहां पर अगर इतने इंटेंसिटी का भूकंप आए तो हानि क्या होगी, ये किसी को अनुभव भी नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा। न्यूज में पढ़ोगे आप कि भूकंप आया, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन बात जब हम जोन 2 की करते हैं तो जहां पर 4.5 से लेके 5.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है उस भूकंपीय क्षेत्रों को रखा जाता है जोन 2 में। अगर वहीं हम मर्केली स्केल की बात करें तो 5 और 6 स्केल का अगर भूकंप आए तो वो जाएगा जोन 2 में। और यहां पर भूकंप आया है तो किसी किसी को अनुभव होगा, कुछ लोगों को अनुभव होगा। अब ध्यान रखिए, कुछ लोगों को अनुभव हो रहा है। जैसे होता क्या है कि एक आदमी कहा यार कल भूकंप आया था, दूसरा कह रहा मुझे तो पता ही नहीं चला। कुछ को भूकंप आया और कुछ को नहीं हुआ। ठीक, वो होगा 4.5 से 5.5। ठीक, अगर जोन 3 की बात की जाए तो जोन 3 वो जोन है जहां 5.5 से लेके 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है। 5.5 से लेके 6.5 रिक्टर स्केल का
भूकंप आता है। और मर्केली स्केल के हिसाब से देखें तो 7 और 8, 7 और 8 मर्केली स्केल पर इसकी तीव्रता होती है। बात क्लियर। अगर यहां नुकसान की बात की जाए तो थोड़ी बहुत हानि होगी, थोड़ी हानि होगी और सभी को अनुभव होगा, सभी को अनुभव, सबको पता चल जाएगा भाई भूकंप आया है। ठीक, अब इसके बाद बात की जाती है जोन 4 की। अगर 6.5 से 7.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो उस क्षेत्र को रखा जाता है जोन 4 में। ठीक, और मार्केली स्केल के हिसाब से अगर देखें तो 9 और 10 ये आ जाते हैं जोन 4 के अंतर्गत। अगर विनाश की बात की जाए और अनुभव की बात की जाए तो सभी लोगों को अनुभव होता है, सभी को अनुभव, और विध्वंस कह सकते हो आप। यहां पर विध्वंस होता है अगर 6.5 से 7.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए तो। अगर हम जोन 5 की बात करें तो 7.5 से अधिक, 7.5 से अधिक वाला क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत रखा जाता है। यानी रिक्टर स्केल पे 7.5 तीव्रता से अधिक का अगर भूकंप किसी क्षेत्र में आता है तो उसे कहां रखा जाता है? जोन 5 के अंतर्गत रखा जाता है। अगर मर्केली स्केल की बात की जाए तो वो बन जाएगा 11 और 12। ठीक, अगर बात की जाए विनाश की, अनुभव तो सभी को होगा, इतना बड़ा भूकंप है तो अनुभव तो सभी को होगा, तो सभी को अनुभव, सभी को अनुभव होगा और अत्यधिक विनाश होगा। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल की कहानी है क्या, और कहां कैसे कितनी हानि होगी, और किस जोन में कितनी तीव्रता का भूकंप आता है। यानी कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर 3.5 से 4.5 की तीव्रता का भूकंप आता है तो उसे कहां रखा जाएगा? जोन 1 में। अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जहां 7.5 से अधिक तीव्रता का भूकंप रखा जाता है उसे कहां रखा जाएगा? जोन 5 के अंतर्गत। अब एक बिंदु यह है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कि भूकंप के केंद्र को ज्ञात करने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है। मान लीजिए भूकंप कहीं पे आया और 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, आप सिस्मोग्राफ रखे हो, बिल्डिंग गिर गई, सिस्मोग्राफ खराब हो गया, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि भैया भूकंप का एपिसेंटर क्या है, भूकंप का फोकस क्या है। तो अगर भूकंप का फोकस पता करना है, भूकंप के एपिसेंटर को पता करना है तो कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, भूकंप के केंद्र का यानी फोकस और एपिसेंटर पता लगाने के लिए तीन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कितने बिंदु चाहिए? 3 बिंदु चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि भूकंप आया, सिस्मोग्राफ रखा है, जिस शहर में आया बिल्डिंग गिर गई, भूकंप की वजह से वो सिस्मोग्राफ समाप्त हो गया। अब आपको 3 बिंदु चाहिए। कैसे चाहिए 3 बिंदु? 2 बिंदु से क्यों काम नहीं चलेगा? तो देखिए एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। आपको ये चित्र दिख रहा होगा, देखिए मान लीजिए कि ये एक प्लेस है, यानी ये ए प्लेस है, ये कोई प्लेस है, ये बी प्लेस है, और ये कोई प्लेस है, सी प्लेस है। ठीक, सी जगह है। अब आपको सबको पता है कि सबसे तेज चलती है प्राइमरी वेव, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है।
अब किसी जगह से, अब ये नहीं मैं कह रहा हूं यहीं से आ रही है, किसी जगह से आ रही है, यहां से चली प्राइमरी वेव और इस जगह पे पहुंची। यहां पे सिस्मोग्राफ रखा है, उसने इसका रिकॉर्ड कर लिया कि प्राइमरी वेव आ गई है। ठीक, अब कितने बजे आई, मान लीजिए 10:10 पर यहां पर प्राइमरी वेव पहुंच गई, तो रिकॉर्ड कर लिया सिस्मोग्राफ। उसके बाद इसी जगह पर सेकेंडरी वेव पहुंची, सिस्मोग्राफ को ये फिर पता चल गया कि सेकेंडरी वेव भी यहां आ चुकी है और उसका भी टाइम नोट कर लिया, जो भी टाइम हुआ हो, 10:12 जो भी हुआ हो नोट कर लिया। अब देखिए, आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस, चाल बराबर दूरी बटा समय तो पता होगा, तो चाल तो पता है आपकी प्राइमरी वेव की कितनी है, सेकेंडरी वेव की कितनी है, और आप देखिए समय भी पता चल गया, इन दोनों का डिफरेंस दिया, समय डिफरेंस निकल जाएगा, ये भी समय भी पता चल गया। तो चाल बराबर दूरी बटा समय से आप दूरी निकाल सकते हो, और जैसे ही दूरी पता चला आपको, वैसे ही आपने कंपास में पेंसिल लगाया और एक सर्कल बना दिया। ये देखिए क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। अब इस बिंदु को ये पता है कि इसी सर्कल से कहीं पर से सेस्मिक वेव्स आई हैं, कहां से आई हैं ये नहीं पता, ये लेकिन इसी सर्कल से आई है, इतना क्लियर है। दूसरी बात, उसके बाद इसी तरह की घटना हुई बी वाली जगह पे, सेस्मिक वेव कहीं से आई, प्राइमरी वेव आई, टाइम आपने नोट किया, उसके बाद सेकेंडरी वेव आई, टाइम आपने नोट किया, उसके बाद स्पीड डिस्टेंस, टाइम से डिस्टेंस निकाल लिया और एक सर्कल बना दिया, ये बन गया दूसरा सर्कल। अब इस बिंदु को भी पता है कि इसी सर्कल से भूकंप आ रहा है कहीं से, इसी सर्कल से, सॉरी भूकंप यानी सिस्मिक वेव्स आ रही हैं इसी सर्कल से। अब एक चीज आपको और दिख रहा होगा कि देखिए ये दोनों सर्कल इस दो जगह पे क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, यहां पर और यहां पर, यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि भूकंपी तरंगे या तो इस जगह से आ रही हैं या तो इस जगह से आ रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट कहां से आ रही है, इसी जगह से आ रही है किसी जगह से। तभी एक तीसरी जगह पता चली आपको कि सी जगह पर यहां से प्राइमरी वेव गई, टाइम आपने नोट किया, सेकेंडरी वेव गई, सिस्मोग्राफ ने टाइम फिर नोट कर लिया और यहां से सर्कल बना दिया। अब यहां से जब सर्कल बना टाइम स्पीड डिस्टेंस के हिसाब से, आप देखिए यहां की भी कहानी क्या हो रही है, ये सर्कल भी इसको दोनों सर्कल को दो जगह काट रहा है, यहां एक काट रहा है, एक यहां काट रहा है, यानी इस सर्कल से ही भूकंपी तरंगे यहां पहुंच रही है, लेकिन एग्जैक्ट कहां से पहुंच रही है नहीं पता चल रहा है। हो सकता है यहां से पहुंच रही हो सकता है यहां से पहुंच रही हो, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां तीनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं और वो जगह ये है। ठीक, और अब आपको पता चल गया कि जहां तीनों सर्कल एक दूसरे को काटे वही जगह है जहां से भूकंपी तरंगे आ रही हैं, यानी यही वो जगह है जहां पर फोकस है, जहां पर फोकस है, और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर एपिसेंटर होगा, इसके जस्ट लंबवत एपिसेंटर होगा। तो जैसे ही आपको फोकस पता चल गया, आप इसके ऊपर जस्ट परपेंडिकुलर एपिसेंटर होगा, और इसीलिए बताया जाता है कि भाई कंधार में इसका एपिसेंटर था, हिमालय क्षेत्र में इसका एपिसेंटर था। तो इस तरह से आप एपिसेंटर और फोकस का पता लगा सकते हो, और कम से कम 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है एपिसेंटर और फोकस को पता लगाने में। अब बात आती है विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो भूकंपों का जो वितरण है, यानी भूकंप का वैश्विक वितरण, विश्व वितरण की बात की। अच्छा देखिए, विश्व वितरण की बात की जाए, अगर आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़े हो तो आपको बहुत आसानी से पता होगा कि अग्निवलय क्षेत्र क्या होता है, या ज्वालामुखी पढ़े हो तो पता होगा अग्निवलय क्षेत्र क्या होता है। तो अग्निवलय क्षेत्र धरती पे आने वाले कुल भूकंप का 80% अग्निवलय क्षेत्र में आते हैं। अब अग्निवलय क्षेत्र क्या है, अग्नि से समझ में आ रहा होगा कि आग निकल रहा होगा, और ये अग्निवलय क्षेत्र है प्रशांत महासागर में। ये अग्निवलय क्षेत्र कहां पर है, प्रशांत महासागर में। ठीक, देखिए, और यहीं पे सबसे अधिक भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि यहां पर
दो प्लेटें एक दूसरे से अभिसरित, एक दूसरे के में अभिसरित होती हैं, यानी एक दूसरे से टकराती हैं, कन्वर्ज होती हैं। आप देखिए ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, और ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया देख रहे हो, यहां पर प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिकन प्लेट टकरा रही है, यहां पर टकरा रही है, यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट टकरा रही, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। बेसिकली यहाँ जुआन डी फ्यूका प्लेट है, ये नजका प्लेट है, लेकिन ओवरऑल देख लिया जाए प्रशांत महासागरीय प्लेट देखिए यहाँ। दूसरा, प्रशांत महासागर का ये आग वाला एरिया है, आग वाला एरिया यानी दो प्लेटें जब टकराएंगी तो जो प्लेट भारी होगी नीचे जाएगी और यहाँ पर ये मेल्ट होगी और वॉल्केनो प्रोसेस होगा। दूसरी बात, जब ये प्लेट नीचे जाएगी तो इसमें दांत होते, दांत बेसिकली क्या होता है कि एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, तो इन प्लेटों के बीच में रगड़ होती है और रगड़ में एक पार्ट टूटता है जिसकी वजह से भूकंप आता है। इसको मैं पहले ही बता चुका हूं आपको जब क्लास शुरू कर रहा था, यानी भूकंप के पहले वीडियो में, तो वहां आप देख लीजिएगा। तो यहां पूरा ये एरिया हो गया। दूसरा, इस रीजन को देखिए, ये पूरा प्रशांत महासागरीय अभिसरण क्षेत्र है। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, एक प्लेट नीचे जा रही है और भूकंप आ रहा है। ठीक, तो ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, प्रशांत महासागरीय अग्निवलय क्षेत्र है, जहां पर विश्व का 80% भूकंप आता है। इसके बाद 15%, विश्व का 15% जो भूकंप आता है इसके बियॉन्ड आता है। वो कहां आता है? आप देखिए, ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट ये टकरा रहे हैं जिसकी वजह से भूकंप आ रहा है। इसके बाद यहां देखिए पश्चिमी एशिया में अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा रहे हैं, भूकंप आ रहा है। इसके बाद देखिए ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा रहे हैं, भूकंप आ रहा है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में देखिए इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा रहे हैं, भूकंप आ रहा है। तो 15% भूकंप यहां आते हैं। बचा 5% भूकंप जहां संरक्षित प्लेट होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, वहां भूकंप आता है। ठीक, अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का भी मैं एक चित्र आपको बना के बता देता हूं। देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, यहां पर संरक्षित प्लेट है। बेसिकली सैन एंड्रियास के पास यहां पर संरक्षित प्लेट किनारा है। ठीक, यहां पर दो प्लेटें एक दूसरे के न सामने आती हैं न एक दूसरे के दूर जाती हैं। बेसिकली कहानी क्या होती है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, इस जगह पर भूकंप उत्पन्न होगा। तो ये कहानी सैन एंड्रियास के पास होती है। अब आ जाते हैं हम लोग भारत की ओर। ठीक, भारत में भूकंप या भारत में भूकंपीय जोन, हम जोन के हिसाब से भारत में भूकंप को समझें और थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब ध्यान रखिए, भारत का 69% रीजन, कुल भारत का 69% रीजन भूकंप से पीड़ित है, भूकंप आपदा से पीड़ित है, क्योंकि भूकंप एक आपदा है, भूकंप आपदा से पीड़ित है। तो अगर देखा जाए भूकंप आपदा को एक एक क्षेत्र के हिसाब से, तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं हिमालयी क्षेत्र में, हिमालय में, तो हिमालय का जो क्षेत्र है ये जोन 4 व 5 में आता है। हिमालयी क्षेत्र जोन 4 और 5 में आता है, यानी हिमालय क्षेत्र में 6.5 से 7.5 की तीव्रता का भूकंप या 7.5 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है। अब ऐसा क्यों है यहां पर कि इतनी तीव्रता का भूकंप आता है? तो यहां पर आप जानते हो कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जैसे भ्रंश हैं, और ये भ्रंश जो हैं अभी सक्रिय हैं, क्योंकि इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट को टक्कर दे रहा है, उत्तर की ओर मूव करना चाह रहा है, जिसकी वजह से ये तीनों ही फॉल्ट सक्रिय हैं, जिसकी वजह से हिमालय क्षेत्र में भूकंप आता है। अब बात आती है पूर्वोत्तर क्षेत्र की। पूर्वोत्तर क्षेत्र,
पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है आपका, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, वो जोन 5 के अंतर्गत आता है। अब आप सोच रहे हो हिमालय तो ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत क्यों आ रहा है? बेसिकली इसलिए है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जैसे आप, ये हमारा इंडियन प्लेट है, ये हमारा इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो पहले वेस्टर्न सेंटेक्सियल बेंड इससे टकराया, उसके बाद ईस्टर्न सेंटेक्सियल बेंड इस भाग से टकराया। ठीक, अब ये वाला भाग तीव्र गति से टकराया। पिछली वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए यहां नहीं करूंगा। तो तीव्र गति से यहां टकराया और ये तीव्र गति वाला जो दबाव है अभी भी बना हुआ है। ठीक, जिसकी वजह से आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिक तीव्रता वाला भूकंप क्षेत्र में जोन में आता है, यानी जोन 5 में आता है, क्योंकि पूर्वी सेंटेक्सियल बेंड का दबाव अभी भी इस पर बना हुआ है और इसका दबाव, यानी पूर्वी सेंटेक्सियल बेंड का दबाव पश्चिमी सेंटेक्सियल बेंड की तुलना में ज्यादा है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अंडमान निकोबार, यहां भी पहुंचा जाए। अंडमान एंड निकोबार, बेसिकली अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो अभिसरण पर है। यहां ये जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकरा रहे हैं। ठीक, और इसकी वजह से इस रीजन में भूकंप आता है और यह जो है जोन 4 और 5 में आता है। 4 व जोन 5 के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार। अगर हम आगे बढ़ के रन ऑफ कच्छ की बात करें, कच्छ तो ध्यान रखिएगा, कच्छ जोन 5 में आता है। कच्छ जो है जोन 5 में आता है। और क्यों जोन 5 में आता है? क्योंकि यहां पर 3 समानांतर भ्रंश हैं। यहां 3 समानांतर भ्रंश हैं और ध्यान रखिए भ्रंश के सहारे भूकंप आता है। मैं शुरुआत में बताया हूं, चाहे वो संपीड़नात्मक भ्रंश हो, चाहे तनाव मूलक भ्रंश हो, किसी कारण बना हो, भूकंप आता ही आता है। तो कच्छ की बात आप क्लियर हो गई। अच्छा, कच्छ में एक चीज और देखना जरूरी है कि कच्छ के आसपास के क्षेत्र, कच्छ के आसपास, यानी आसपास कहने का मतलब गुजरात में कच्छ के अलावा कच्छ के अगल बगल गुजरात का जो क्षेत्र है, साथ में राजस्थान और गुजरात, राजस्थान का वो क्षेत्र जो कच्छ के पास है, गुजरात का वो क्षेत्र जो कच्छ के पास है, वहां पर वो जो क्षेत्र है वो जोन 4 में आता है। ये जोन 4 में आता है इसी के प्रभाव के कारण। बात क्लियर? अब बात करते हैं उत्तर भारत के मैदान की। सबकी बात कर ली है तो उत्तर भारत के मैदान की भी बात करते हैं। उत्तर भारत का मैदान, साथ ही साथ पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, ये तीनों ही क्षेत्र जोन 3 और जोन 4 में आते हैं। इसका 90% भाग जोन 3 में आता है और 10% भाग जोन 4 में आता है। यानी उत्तर भारत का मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का 90% भाग जोन 3 में और 10% भाग जोन 4 में आता है। अब क्या कारण है कि इस क्षेत्र में भूकंप कम आता है या कम तीव्रता का भूकंप आता है? तो इसका कारण यह है कि ये अवसादी चट्टानों से बना है, सेडिमेंट्री रॉक से बना है, अवसादी चट्टान से बना है, साथ ही जलोढ़ मिट्टी से बना है, अलूवियल सॉइल से बना है और इस कारण से इस क्षेत्र में कम तीव्रता का भूकंप आता है। इसके बाद अगर हम भारत के पठारी क्षेत्र की बात करें, भारत के पठारी क्षेत्र की बात करें तो भारत का पठारी क्षेत्र जोन 2 में आता है। जोन 2 में, सामान्यतः ये जोन 2 में आता है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा
कि पूरा भारत किन किन जोन में आता है, चाहे वो हिमालय हो, चाहे पठारी भाग हो, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, उत्तर का मैदान, पूर्वोत्तर भारत, किन जोनों में आता है। अब बात करते हैं भारत का जो भूकंपी जोन है और कितना प्रतिशत क्षेत्र किस जोन में आता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो क्षेत्र, भारत के क्षेत्र की बात हो रही है और जोन, ठीक। अब जानते हो जोन 1 की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, शुरुआत में ही बताया हूं, इसलिए जोन 1 की बात नहीं करेंगे। अब बात आती है जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। भारत का 41% क्षेत्र जोन 2 में आता है, जोन 2 में आता है। भारत का 30% क्षेत्र जोन 3 में आता है। भारत का 18% क्षेत्र जोन 4 में आता है और भारत का 11% क्षेत्र जोन 5 में आता है। और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 में आ सकता है। लेकिन इतने से ही काम अब नहीं बनने वाला, ध्यान रखिएगा। भारत में ढेर सारे छोटे छोटे भ्रंश हैं जिनके बारे में अभी विद्वानों को रिसर्च करने की आवश्यकता है, ताकि हम माइक्रो लेवल पर जाके भूकंप के कारणों का पता लगा सके और बता सके कि वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर अधिक या कम तीव्रता का भूकंप आएगा। तो ये जो वीडियो रहा भूकंप के मापन से संबंधित, भारत में भूकंप के वितरण से संबंधित और वैश्विक स्तर पर भूकंप के वितरण से संबंधित। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत सार्थक हो सके। जय हिंद।